इसमें बेटा एक बात ये करना है कि जब हम कोई न्याय करते हैं ना, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो हमेशा दो बिंदु दिखेंगे आपको। फर्स्टली क्या दिखेंगे कि संविधान, सरकार, सांविधिक या गैर सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं उस अन्याय को रोकने के लिए। ठीक है ना, बॉडी बना दी जाती है, संविधान में प्रावधान है ना, और साथ में सरकारी निकाय हैं और सरकार भी अपने कार्यक्रम लाती रहती है। जैसे स्कॉलरशिप कार्यक्रम ला दीजिए, निःशुल्क शिक्षा का ला दीजिए, है ना, ऐसे तरह तरह का चीज़ आता रहता है। जैसे अन्न का आप देख लीजिए, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना, है ना। तो ये अगर आर्थिक विसंगतियां हमारे देश में पैदा हुई कि कोरोना आया तो आर्थिकी गड़बड़ा गई, तो ऐसे में लोगों को अस्तित्व बना रहे क्योंकि उनकी रोजी रोटी को खतरे हो गए, तो क्यों ना उनको 5 किलो अनाज दिया जाए। तो वो 5 किलो अनाज भले ही हम लोगों को लगता है कि ये कोई ठीक है, लेकिन वाकई में जो ज़रूरतमंद हैं, अगर उन तक यह योजना पहुंच रही है ना, तो हमेशा जैसे जस्टिस की जब बात होती है तो जस्टिस पर्टिकुलर होता है। आपने कभी देखे होंगे, जैसे बीमारी होती है ना, तो बीमारी पर्टिकुलर होती है। किसी का सर दर्द हो रहा है तो किसी एक व्यक्ति का हो रहा है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। कोई भूखा है, उसको रिलीफ मिलना चाहिए। ये कोई सड़क नहीं है कि सड़क बनी सबके लिए हो गई। इसलिए जब सामाजिक न्याय की बात आती है तो सामाजिक न्याय शब्द को आप समझिएगा, सामाजिक शब्द है इसमें, लेकिन कभी कभी ये व्यक्तिगत न्याय कर देती है। जनरली यही होता है। तो हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसा नहीं घर का एक प्राणी बीमार होता है, इलाज उसी का होगा, पूरा घर नहीं बीमार है, क्योंकि कोई घरेलू बीमारी नहीं चली। ऐसे जो भूखमरी में हैं, जो गरीबी में हैं, उनके लिए 5 किलो का जो अनाज है ये बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा होगा। अब हम लोगों के लिए तो ये क्या है वो क्या है जो भी सोचना है सोच लीजिए, बट अगर इससे घर के बच्चे या कोई गरीब घर का कोई मतलब एक प्रकार से भोजन पानी की राहत मिल रही है, तो यह सामाजिक अन्याय को रोकने में मददगार है। न्याय कितना कर रहा है यह सवाल कभी जाता नहीं है ना। न्याय कितना हुआ है यह तो आप खोजेंगे तो मतलब पूरा नहीं मिलेगा, लेकिन अन्याय को कम करने का प्रयास है इसमें। तो संविधान भी बहुत सारे प्रावधानों को हमें देता है, सांविधिक इकाइयां बनी होती हैं, सरकार की योजनाएं होती हैं, गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं। आपने गौर किया होगा कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे एनजीओ रसद सामग्री बांट रहे थे। तो मैं यहाँ यह बात कहना चाह रहा हूँ कि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, देखिए पूरे देहरादून के साथ न्याय नहीं करना था। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर, हमें नहीं चाहिए थी रसद सामग्री। लेकिन आप जरा कल्पना करिए कि उन व्यक्तियों को जब आटा, दाल, चावल, तेल, सुविधा, सब्जी पहुंच गई होगी, तो सोचिए उनकी जिंदगी में यही चीज कितना महत्वपूर्ण हुआ होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि सामाजिक न्याय हम शब्द तो इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत भारी, लेकिन होता इससे व्यक्तिगत न्याय है। आप समझे ना, शादी में जैसे हजारों शामिल होते हैं, लेकिन शादी होती व्यक्तिगत, ऐसे नहीं कि पूरे मोहल्ले की शादी हो रही है। पूरे समाज में न्याय बना रहे, या यूं कहा जाए अन्याय को कम किया जा सके। चाहे वो भूखमरी अगर बढ़ी है तो वहां पर काम होना चाहिए, गरीबी बढ़ी है तो वहां काम होना चाहिए, या छुआछूत आप कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखे आर्टिकल 17 अभी हम जब इसके पहले बता रहे थे, तो ये सब सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं आप? पढ़ इसीलिए रहे हैं ना कि अगर आप
इनके साथ इस तरीके से क्रियाकलाप करेंगे और इस तरह से एक्शन करेंगे तो कई चीज़ें जो उनकी दक्षता में, क्षमता में हो, उसके बावजूद भी पाने से रोक दिए जाएंगे। भाई आज हमें जिंदा इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि हम कल परसों बहुत बेहतर करें। भाई हम हमेशा बच्चा, ये हमेशा हम नहीं कहते, ये है भी ऐसा कि पैसा एक परिस्थिति है। पैसा पूरी स्थिति नहीं है, पैसा सिर्फ एक परिस्थिति है। बहुत लोग जो बहुत गरीब थे आज बहुत अमीर होंगे, जो आज बहुत गरीब हैं क्या पता कल बहुत अमीर बने। अपने प्राइम मिनिस्टर को ही देख लो, जिस तरह से वो अपने घर परिवार के बारे में बताते हैं, अगर उनमें संभावनाओं को उनके अगर कुचल दिया जाता या संभावनाओं को रोक दिया जाता, दरकिनार कर दिया जाता, तो वो सामाजिक न्याय था कि अन्याय था? सामाजिक अन्याय था ना। और अगर सामाजिक न्याय न हुआ होता तो क्या प्राइम मिनिस्टर बनते? कलाम साहब के साथ सामाजिक न्याय न हुआ होता तो इतने बड़े ताकतवर और इतने बड़े ज्ञानी आदमी को हम प्राप्त कर पाते? तो हमें सामाजिक न्याय इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आज जो लोग जिन परिस्थितियों में हैं कल वो किन स्थितियों को प्राप्त करेंगे। इसलिए आज किसी की कमजोरी, किसी की लाचारी, किसी की परेशानी या किसी की मतलब कह सकते हैं समस्या में को हम दरकिनार करके उसको छोटपन का, छोटेपन का, समाज से मतलब कटा फटा, बहिष्कृत नहीं घोषित कर सकते। ये सबसे अव्वल दर्जे का सामाजिक अन्याय है। इसीलिए आपको सिविल सर्विसेज में सोशल जस्टिस पढ़ने की जरूरत पड़ती है ताकि आपका दिमाग थोड़ा ठीक रहे और नैतिक रूप से आप मजबूत रहें। हाँ, ऐसे इतिहास में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मैं तो हालिया कुछ उदाहरण दे दिए कि इस परिस्थिति किसी की कभी भी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक अच्छी स्थिति की संभावना हमेशा रहती है। तो चाहे सरकारी संस्थाएं हो, संवैधानिक संस्थाएं हो, गैर सरकारी संस्थाएं हो या आम आदमी ही क्यों ना हो, है ना, अगर सामाजिक न्याय की दिशा में कम ज्यादा कदम रखता ही है। तो कुल मिला जुला करके जो बात है कि सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो ये देखते हैं जिनसे आपका सोशल जस्टिस निर्धारित होता है, दूसरा स्वयं का प्रयास देखते हैं। किसका? जो विक्टिम है ना। सामाजिक देखो न्याय की लड़ाई में जागरूकता का बहुत जरूरत है, आप समझे ना। तो ये स्वयं का प्रयास क्या है? एक तो शिक्षित हो, जागरूक हो और आवाज हो, तब सामाजिक न्याय हो सकता है। आपके पास ये है तो सामाजिक न्याय के लिए बहुत, ये तो टूल्स हो गए जिसको विल पावर बोलते हैं हम ना। डॉक्टर दवाई तो दे रहा है लेकिन कुछ आप भी तो सपोर्ट कीजिए ना। तो ये सपोर्ट डिवाइस ये है। तो ये भी शिक्षा भी देखेंगे सरकार का कार्यक्रम है कि भाई इलिटरेसी को कम कीजिए, शिक्षा को बढ़ाइए, शिक्षित करिए, जागो ग्राहक जागो। हर चीज में जागरण तो है ना। अब आप जियो का मोबाइल ले लीजिए या किसी का कोई कस्टमर बन जाइए, कल वो शोषण हो, अरे यार जागरूक नागरिक सरकार बना दिया है, अब तुम झेलो। हाँ क्यों भाई? कंज्यूमर फोरम है, जो भी है, तो सामाजिक अन्याय नहीं हो पाएगा ना फिर। और स्वयं की आवाज चलो मान लिया नहीं है तो आजकल देखेंगे पीआईएल दाखिल हो जाती है, आपकी आवाज कोई और उठा लेगा और इस आवाज को चलो मान लो पीआईएल को छोड़ देते हैं, सिविल सोसाइटी आवाज उठा देगी। तो सिविल सोसाइटी है,
शिक्षा है, जागरूकता है, ये भी एक तरफ काम करती है। एक तरफ संविधान है, सरकार है, सांविधिक इकाइयां हैं, गैर सरकारी एजेंसियां हैं, वो भी मदद कर रही हैं। अब इस बीच में भी अगर सामाजिक अन्याय हो रहा है तो ये कुछ और सोचने की जरूरत है। तो 1955 में जो आपको नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम आया, यह एक एक्ट है, और जो आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी को अंत किया गया, वो एक संविधान का हिस्सा है। और 1955 तो एक्ट भी काम कर रहा है और संविधान किसी को सजा नहीं देता है। संविधान सबको अधिकार देता है, राहत देता है, सुविधा देता है। भाई अनटचेबिलिटी आपने बताया कि अस्पृश्यता का अंत, लेकिन उसके बाद भी अगर अस्पृश्यता जारी रही तब क्या करेंगे? तो बोले बनाओ ना 1955 का एक्ट, दंड का प्रावधान उसमें करेंगे, सजा देंगे, कानून हो गया ना वो। अरे यार, आर्टिकल 14 से 18 में फंडामेंटल राइट का पहला है राइट टू इक्वलिटी। आपने 14 में लिखा राइट टू इक्वलिटी, तो 17 में जब तक अस्पृश्यता का अंत नहीं कर राइट टू इक्वलिटी कैसे आएगा? 15 में आपने बोला जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, फलाना ढिमका के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। जब ये नहीं करेंगे तभी तो राइट टू इक्वलिटी होगी। और आपने 16 में देखे होंगे नियोजन का काम किया, 18 में आपने देखे उपाधियों, तभी तो यार राइट टू इक्वलिटी मिलेगी। ठीक है, लेकिन माना अगर कोई ऐसा नहीं किया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, बहुत सारे लोग होते हैं, तो बोले बनाओ सजा का प्रावधान के लिए कानून बनाओ। ठीक है। तो हेडिंग क्या बनाया था? लिखो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसमें लिख लीजिएगा 19 नवंबर, या ऐसा लिखो पहले 1 जून 1955 को अस्पृश्यता अपराध कानून 1955 के रूप में 155 अस्तित्व में आया। 1955 क्या लिखा? कानून 1955 अस्तित्व में आया। समझ गए ना? एग्जिस्टेंस उसका बोल रहे हैं। इट कम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1955 as the Untouchability Offences Act 1955। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता था पहले? अस्पृश्यता अपराध कानून 1955। ठीक है, आगे लिखो आफ्टर 1955, आगे लिखो इट वाज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आफ्टर शब्द लगा लेते तो ठीक ही था, है ना? दोनों सदनों के पारित होने के पश्चात। ठीक, दोनों सदनों के जब पारित होने के पश्चात इसका नाम क्या आया? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ठीक, हेडिंग क्या लिखवाया हूं मैं? हेडिंग क्या लिखवाए हैं? हाँ, तो यहां तो कुछ और लिखवा दिए हैं, है ना? क्यों? समझ रहे हैं खेल? समझ रहे हैं? हाँ, खेलो इंडिया खेलो। अरे भाई, हमने नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 लिखा है, और यहां बता रहे हैं कि 1 जून 1955 को अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट आया। आगे लिखो, समझ में आएगा। फ्रॉम नवंबर 1976। तुम्हारा नॉलेज बढ़ा रहे हैं, पहले समझा रहे हैं, फिर ये भी समझा रहे हैं कि तुमको नहीं आता है है ना? फ्रॉम नवंबर 1976
It is known as the Protection of Civil Right Act 1955। आया समझ में? हाँ, आया? लिख बेटा। 19 नवंबर 1976 से इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। लिखें, सेक्शन 327A ऑन दिस एक्ट में जो धाराएं हैं, इस अधिनियम की धाराएं 3 से 7 क डिफाइन एंड प्रेस्क्राइब, ऐसा लिखे, डिफाइन एंड प्रेस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर द फॉलोइंग ऑफेंसेस। पनिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। ठीक, 3 से 7 क लिख लिया। निम्नलिखित अपराधों को, following offenses if committed on the ground of untouchability, if committed on the ground of untouchability, निम्नलिखित अपराधों को यदि वे अस्पृश्यता के आधार पर किए गए हैं, परिभाषित करती है और दंड निर्धारित करती है। हाँ? परिभाषित करती है और दंड निर्धारित करती है। कौन सा धारा है? 3 से 7 ए के बीच में, क के बीच में दंड की बात कही गई है, एक्ट 1955। पहला लिखो, प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री, लिखें, प्रोहिबिशन ऑफ एंट्री इनटू पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप and use of holy water। सार्वजनिक पूजा स्थलों पर प्रवेश पर रोक और पवित्र जल का उपयोग न करने देना। ठीक, तो दंड हो जाएगा अगर ये नहीं करेंगे तो। लिखें, डिनाइंग एंट्री टू एनी शॉप, शॉप लिखिएगा, दुकान, डिनाइंग एंट्री टू एनी शॉप, किसी दुकान, पब्लिक रेस्टोरेंट, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक एंटरटेनमेंट, सार्वजनिक मनोरंजन, क्रिमेशन, शमशान, क्रिमेशन ग्राउंड लिख ले सकते हैं, शमशान घाट इत्यादि में प्रवेश देने से मना करना। ठीक है, लिख ले रहे हो? हाँ, अगर यहां सब पे रोका तो सजा हो जाएगी। आगे लिखो, डिनाइल ऑफ एडमिशन टू एनी हॉस्पिटल, किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं एक्सेट्रा में दाखिले से इनकार करना। ठीक है, आगे लिखिए, हरासमेंट, उत्पीड़न, इंजरी, चोट पहुंचाना, ह्यूमिलिएशन, अपमान इत्यादि एक्सेट्रा कर दीजिए। ठीक है ना? तो फिर ये लागू हो जाएगा।
इसके अलावा भी है, जैसे किसी को मृत जानवर उठाने, साफ सफाई करने के लिए आज मजबूर करना जो है, पर भी ऑफेंसेस लग जाएंगे। मतलब इसमें आप इससे अंदाजा लगा लीजिएगा किसी तरीके है, इतना आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता करा देंगे। इत्यादि आज तो लिखा ही है ना, ठीक है। एक हेडिंग बनाएंगे, लिखिए द शेड्यूल्ड कास्ट अनशेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST लिख लीजिए, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, ब्रैकेट में लिखो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, ब्रैकेट में लिखना अत्याचार निवारण, अत्याचार निवारण एक्ट 2015, अधिनियम 2015। थोड़ी इसकी भी जानकारी देता हूं आपको, ठीक है ना। इस जानकारी में सबसे पहले लिखिएगा दिस एक्ट केम्स इन 1989, यह अधिनियम 1989 में आया एंड इफेक्ट फ्रॉम 30 जनवरी 1990, और 30 जनवरी 1990 से प्रभावी हुआ। डिटेल्स रूल्स अंडर दिस एक्ट, लिखिए डिटेल्स रूल अंडर दिस एक्ट वेयर नोटिफाइड इन ईयर 1995। इस अधिनियम के तहत विस्तृत नियमावली 1995 में अधिसूचित की गई। क्या लिखा? 1995 में आया, जिसे कह सकते हैं, लिखो नोटिफाइड इन ईयर 1955, नैमली, जिसका नाम कह सकते हैं SC ST, जो मैंने हेडिंग लिखवाया है वो है SC ST, सारा लिख के लिख दीजिएगा रूल 1995, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज रूल्स 1995, जिसे SC ST अत्याचार निवारण नियम 1995 कहा जाता है। लिखें, इसमें क्या है, जितनी बातें हैं वो तो हैं ही, जो समस्याएं हैं, साथ में और क्या है जरा लिख लीजिए। विच प्रोवाइड फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन स्टैंडर्ड्स, इसमें पुनर्वास संबंधी या जिसमें पुनर्वास संबंधी मानकों का प्रावधान है। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट, ठीक है, provides for more robust rule and laws, robust rules and laws against atrocities against SC and ST, लिखिएगा SC ST के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ और मजबूत नियम व कानून का प्रबंध किया गया। कम रहा होगा, ज्यादा कर दिए। दिस अमेंडमेंट एक्ट
has come into force. This Amendment Act has come into force from January 26, 1916. इस संशोधन अधिनियम को 26 जनवरी 2016 में लागू किया गया। लिखो, along with this, a new provision has been added in IPC, in Indian Penal Code. इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता में नया प्रावधान जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि दैट प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट ऑफ एट लीस्ट 10 years हैज बीन केप्ट, लिखिए हैज बीन केप्ट, हरासिंग उत्पीड़न वगैरह वही हुआ, कष्ट देना, किडनैपिंग एक्सेट्रा, कि कष्ट पहुंचाना, अपहरण करना आदि के लिए 10 साल का प्रावधान है। हेडिंग बनाइए, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल सीवरेजेंस, क्या बोलेंगे यार, सी कैवेंजर्स बोल सकते हैं क्या? हाँ, सी कैवेंजर्स लिखिए। मैनुअल सी कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन, हाथ से मैला ढोने वालों का नियोजन और शुष्क शौचालय निर्माण, निषेध अधिनियम 1993। शुष्क, ड्राई लैटिन नेस्कल लॉ, प्रोहिबिशन एक्ट 1993। लिखो, 1993 आंध्र प्रदेश, लिखते जाइए, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल वाज passing a regulation after this act। इन्होंने इस आशय एक संकल्प इस अधिनियम के बाद लाया, पास किया। तो ये 6 हैं, 6 राज्य हुए, 6 लिखे हैं। हाँ, तो सबसे पहले बच्चा ये जो एक्टेड हुआ, मतलब लागू हुआ 26 जनवरी 1997 में, सबसे पहले यहाँ आया। लेकिन तो 26 जनवरी 1955 यहाँ आया 6 राज्यों में। एक प्रकार से धीरे धीरे फिर उसके बाद पूरे देश में फैला। अब यह चीज जो है नियोजन, मतलब मैला ढोने होने वाला जो केसेस था कि हाथ से मैला ढोने वाले नियोजन और शुष्क शौचालय, इसको रोक दिया गया। ठीक है, इसको रोका गया। टॉयलेट वगैरह बनाने की शुरुआत ज़्यादातर उस समय हुई, लेकिन बाद में देखे होंगे टॉयलेट की बड़ी क्रांति मची मोदी शासनकाल में, है ना। हाँ, एक इसी में एक दूसरा एक्ट लिखो, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल scavengers and their rehabilitation act 2013। 2013 हाथ से मैला ढोने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम। ठीक है ना, पुनर्वास अधिनियम, उनको बसाने के लिए अधिनियम लाया। ये सब तो खत्म किया, एक अधिनियम पुनर्वास का। मैला तो पहले ही था, लेकिन मतलब अधिनियम इसमें एक
नया चीज आ गया कि इनको घर मकान देने के लिए। देखो क्या होता है ना बच्चा, जैसे मैला ढोने का काम बंद कर देंगे तो रोजगार भी तो खत्म हो जाएगा इनका। भाई मैला ऐसे थोड़ी ढो रहे थे, कुछ ना कुछ चीजें तो उससे हासिल भी कर रहे होंगे ना। तो इसमें लिख दीजिएगा, लिखिए मेक्स अरेंजमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन क्या बोलेंगे, रिहेबिलिटेशन, हाँ लिखें, मेक्स अरेंजमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्पेंजर्स, मैला ढोने वालों के पुनर्वास एवं वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करता है। कौन करता है? ये एक्ट, है ना। अरे काम छीनेंगे तो काम देंगे नहीं तो फिर ढोने लगेगा वो, फिर कानून कैसे बनाएंगे आप? ठीक है।